एमकॉम ABST फाइनल के छात्रों को आज मैं आंतरिक निरीक्षण के संबंध में समझाऊंगा। मैं डॉक्टर GD शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा से आपको ये आंतरिक निरीक्षण नियंत्रण उपायों के विषय में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नियंत्रण इंटरनल कंट्रोल। आंतरिक नियंत्रण को दो भागों में बांटा जाता है। पहला आंतरिक निरीक्षण इंटरनल चेक, दूसरा आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल ऑडिट। पहला आंतरिक निरीक्षण इंटरनल चेक। डिस्की के अनुसार आंतरिक निरीक्षण को लेखा प्रक्रिया के ऐसे प्रबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे गलती या गबन स्वतः रुक जाते हैं अथवा उत्पादन के संचालन द्वारा पकड़ में आ जा सकते हैं। आंतरिक निरीक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक संस्थान की लेखा विधि को इस प्रकार स्थापित किया जाता है ताकि लेखा और प्रक्रिया किसी भी एक व्यक्ति के पूर्ण और स्वतंत्र नियंत्रण में नहीं रहे। इसके विपरीत एक कर्मचारी का कार्य दूसरे का पूरक हो और व्यवसाय में स्वयं कर्मचारी द्वारा ही निरंतर अंकेक्षण होता रहे। आंतरिक निरीक्षण व्यवसाय के कार्यों की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा कर्मचारियों में कार्य विभाजन इस प्रकार कर दिया जाता है कि किसी भी व्यवहार के समस्त पहलुओं एस्पेक्ट्स का लेखन किसी एक व्यक्ति के पूर्ण अधिकार में न रहे और प्रत्येक कर्मचारी का कार्य अनिवार्यतः स्वतंत्र रूप से दूसरे कर्मचारी द्वारा जांचा जा सके ताकि बिना दलबंदी कोल्यूजन के गबन न हो और यदि हो तो भी शीघ्र ही पकड़ में आ जाए तथा इस प्रकार गलतियों की संभावना भी कम रह जाए। आंतरिक निरीक्षण के तत्व। कर्मचारियों के कार्य विभाजन की व्यवस्था। दूसरा अनिवार्य जांच। तीसरा बिना दलबंदी के गबन का छिपे रहना असंभव। चौथा गलतियों की संभावना कम हो। दूसरा आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण व्यावसायिक संस्था के लेखों और क्रियाओं का पुनर्निरीक्षण है जो व्यवसाय के ही इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रायः निरंतर किया जाता है। व्यवसाय में इस कार्य के लिए अलग स्टाफ होता है जो आंतरिक अंकेक्षक के अधीन कार्य करता है। आंतरिक अंकेक्षक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें व्यावसायिक अंकेक्षण की योग्यताएं हों। कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा ऐसी निजी कंपनी जिसका वार्षिक कारोबार 200 करोड़ रुपए से अधिक है अथवा 100 करोड़ रुपए के अधिक के ऋण बकाया चल रहे हैं को आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करनी होगी। आंतरिक अंकेक्षक का उत्तरदायित्व रक्षात्मक है। वह देखता है कि व्यापार की संपत्तियों में लेखे व सुरक्षा का उचित प्रबंध है। व्यापार में होने वाले खर्चे उत्तरदायी अधिकारी द्वारा अधिकृत किए जाते हैं। प्रत्येक व्यवहार के लिए निर्धारित की हुई प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है और हिसाब किताब व्यवहारों का सही चित्र प्रस्तुत करते हैं। आंतरिक अंकेक्षक किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कर्मचारी के कार्य की जांच कर सकता है। इससे प्रत्येक कर्मचारी के मन में यह भय बना रहता है कि इससे वह सावधानी से अपना कार्य करता है। आंतरिक अंकेक्षण यह देखता है कि निर्धारित नियमों का न केवल पालन ही किया जाता है बल्कि वे उचित एवं प्रभावशाली भी हैं। आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य। ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल चेक। पहला छल कपट को रोकना। दूसरा अशुद्धियों को रोकना। तीसरा अशुद्धियों व छल कपट को शीघ्र पकड़ना। चौथा उत्तरदायित्व को निर्धारित करना। पांचवा व्यावसायिक व्यवहारों का सही लेखा करना। छठा अंतिम खातों को शीघ्र तैयार होना। सातवां अंकेक्षण कार्य का सरल होना। आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल इंटरनल चेक सिस्टम। आंतरिक निरीक्षण का कोई भी ऐसी प्रणाली निर्धारित नहीं की जा सकती है जिससे सब प्रकार के व्यवहारों में लागू किया जा सके। प्रत्येक व्यवसाय की अपनी विशेषताएं होती हैं, इसीलिए उन्हीं के अनुसार व्यवसाय में आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली लागू करनी चाहिए। फिर भी कुछ सामान्य बातें हैं जो प्रत्येक आदर्श आंतरिक प्रणाली के पाई जानी चाहिए। पहला कर्मचारियों के संबंध में योग्यता एवं प्रशिक्षण। प्रत्येक कर्मचारी को उसके दिए गए कार्य के लिए योग्य होना चाहिए और उसके प्रारंभिक प्रशिक्षण का भी प्रबंध होना चाहिए। दूसरा ईमानदार। कर्मचारी ईमानदार होने चाहिए। इसके लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करने से पूर्व उनका पिछला इतिहास जानना चाहिए। चौथा देखरेख। कर्मचारियों पर समुचित देखरेख होनी चाहिए ताकि यह विश्वास हो सके कि वे लोग उस कार्य को भली प्रकार कर रहे हैं जो उन्हें दिया गया है।
चौथा, जमानत। कर्मचारियों की जमानत दी जानी चाहिए ताकि गबन करने पर जमानत देने वाले से रकम वसूल की जा सके। पांचवा, उत्तरदायित्व का निर्धारण। प्रत्येक कर्मचारी का उत्तरदायित्व इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि गबन, हानि व अकुशलता के संबंध में किसी को निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सके। छठा, कर्तव्य का विभाजन। कर्तव्य विभाजन में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी विभाग का पूर्ण नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के पास न हो। ब, जो व्यक्ति लेखा कार्य में लगे हैं उन्हें संपत्तियों का अधिकार नहीं देना चाहिए। स, कर्तव्य विभाजन इस प्रकार होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य कम से कम एक बार स्वतंत्र रूप से जांच हो सके। द, कर्मचारियों का हेर फेर, रोटेशन करते रहना चाहिए। छठा, कार्य का अधिकृत किया जाना, ऑथोराइजेशन। प्रत्येक कार्य को करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता नहीं होनी चाहिए। व्यवहार तभी किया जाए तब वह किसी निश्चित अधिकारियों द्वारा अधिकृत किया जा सके। आठवां, अनिवार्य छुट्टियां। विश्वसनीय पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को साल में एक बार अनिवार्य छुट्टी दी जानी चाहिए। दूसरा, लेखा संबंध में। पहला, लेखा की उचित प्रणाली, पुस्त पालन की उचित प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, जैसे दोहरा लेखा पद्धति व खाता बही की स्वकीय संतुलन प्रणाली अपनानी चाहिए। सह प्रशिक्षणों में प्रमाणकों में रखने व फाइल करने का उचित प्रबंध होना चाहिए। प्रक्रिया पुस्तिका। एक प्रक्रिया पुस्तिका होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यवहार की प्रक्रिया प्रोसीजर का ब्यौरा हो। तीसरा, प्रपत्र। व्यावसायिक व्यवहारों के आवश्यक प्रपत्र फॉर्म्स का प्रयोग होना चाहिए, जैसे बीजक, क्रय आदेश आदि। तीसरा, अन्य विशेषताएं। मशीनों का प्रयोग। यथासंभव मशीनों का प्रयोग होना आवश्यक है, जैसे रोकड़ विक्रय लिखने के लिए रोकड़ रजिस्टर। डाक पर नियंत्रण। बाहर से आने वाली डाक किसी उत्तरदायी अधिकारी की देखरेख में खोली जानी चाहिए। लोचदार। प्रारंभिक अंकेक्षण प्रणाली लोचपूर्ण होनी चाहिए ताकि व्यवसाय में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें ढाला जा सके। आंतरिक अंकेक्षण के लाभ, एडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक। पहला, कर्मचारियों का सावधान होना। कर्मचारियों को यह ज्ञात हो जाता है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों की फौरन ही किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा जांच की जाएगी, इसलिए वे लोग अधिक सावधानी से कार्य करेंगे। दूसरा, कर्मचारियों का ईमानदार होना। प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की शीघ्र जांच हो जाने के कारण कर्मचारी गड़बड़ करने से डरेगा तथा ईमानदारी से अपना कार्य करेगा। तीसरा, संपूर्ण वातावरण पर नैतिक प्रभाव। आंतरिक निरीक्षण द्वारा ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाएगा जिससे कि व्यवसाय के समस्त व्यवहार परीक्षण चतुराई तथा ईमानदारी से किए जाएंगे। चौथा, अशुद्धियों में कमी। प्रत्येक व्यक्ति के सावधानी कार्य करने से अशुद्धियां अपने आप कम हो जाएंगी। पांचवा, छल कपट की कमी। प्रत्येक व्यक्ति की ईमानदारी से कार्य करने के कारण छल कपट नहीं होंगे। छठा, छल कपट या अशुद्धि का शीघ्र पकड़ना। यदि पूरे व्यवसाय में कोई व्यक्ति असावधान या बेईमानी निकल जावे और कोई अशुद्धि एवं छल कपट कर दे तो वह शीघ्र पकड़ में आ जाएगी और उस व्यक्ति को उचित सजा दी जाएगी, जिसका अन्य कर्मचारियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। सातवां, अंतिम खातों का शीघ्र तैयार होना। व्यवसाय का समस्त हिसाब किताब सही होने के कारण अंतिम खाते तैयार करने में समय कम लगता है। आठवां, अंकेक्षण की सुगमता। संतोषप्रद आंतरिक निरीक्षण के कारण अंकेक्षक का कार्य सरल हो जाएगा। वह बहुत कुछ कार्य परीक्षण जांच से अपना कार्य कर सकेगा। अतः वर्ष की समाप्ति पर अंकेक्षक की रिपोर्ट शीघ्र तैयार हो जाएगी। नवा, प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व निश्चित होना। आंतरिक निरीक्षण द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व निश्चित कर दिया जाता है, अतः गड़बड़ी के संबंध में उत्तरदायित्व का झगड़ा उत्पन्न नहीं होता। 10वां, व्यवसाय का निश्चिंत होना। संतोषप्रद आंतरिक निरीक्षण कार्यप्रणाली अपनाए जाने पर व्यवसायी हिसाब किताब के लेखे के संबंध में निश्चिंत हो जाता है और अपना समय अन्य कार्यों में लगा सकता है। आंतरिक निरीक्षण की हानियां। डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनल चेक। अधिक खर्चा। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के अधिक कर्मचारियों एवं स्टेशनरी की आवश्यकता होती है, जिससे खर्च बढ़ जाते हैं। कार्य का दोहराव। इस प्रणाली द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का कार्य स्वतंत्र रूप से एक और व्यक्ति द्वारा किया जाता है, अतः इस ओर कार्य का दोहराव होता है। स्वामी का लापरवाह होना। व्यवसाय में स्वामी आंतरिक निरीक्षण को लागू करके निश्चिंत हो जाता है, अतः इस ओर से उसकी लापरवाही बढ़ेगी।
चौथा, कर्मचारी पर बुरा प्रभाव। स्वामी की लापरवाही के कारण कर्मचारियों को में भी लापरवाही बढ़ जाती है। पांचवा, अंकेक्षक का लापरवाह होना। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाए जाने पर अंकेक्षण प्रशिक्षण जांच से ही अपना कार्य समाप्त कर देता है, जिससे अंकेक्षण कार्य के संतोषप्रद नहीं होता। छठा, गुटबाजी द्वारा गड़बड़। मालिक एवं अंकेक्षक के लापरवाही के कारण लापरवाह होंगे, चूंकि अकेला व्यवसायी लापरवाह नहीं हो सकता, अतः अन्य व्यक्तियों को मिलकर गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, जिससे आवश्यक गुटबंदी का जन्म होगा। यदि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली द्वारा सावधानी पूर्वक और सोच समझ कर लागू की जाए तो समय समय पर इसका पुनर्निरीक्षण रिव्यू किया जाता रहे तो इससे हानियों से बचा जा सकता है। धन्यवाद।